नेता की तलाश आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। इसी पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नेता की तलाश है। अब आपको लग रहा होगा कि बीजेपी में नेता की तलाश मतलब नेतृत्व तो नया है। मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा जी के हाथ में कमांड है, लेकिन बीडी शर्मा ने कमांड संभाली है तो अब नई चीजें देखने को भी मिल रही है, कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। अभी जब कार्यकारिणी की घोषणा हुई तो उसमें भी बहुत सारी चीजें अंदर की तरफ ऐसे कई चेहरे सामने आए जिनका कभी जिक्र भी नहीं हुआ था। लेकिन अब बीजेपी को दो बड़े नेता की तलाश है, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। एससी में वही चेहरा आपको याद होगा, थावरचंद गहलोत, बीते कई वर्षों से बने हुए, और अब उसी तरह का एक चेहरा एसटी का हम बात करें, आदिवासी वर्ग से आता है तो वो है दूसरे फग्गन सिंह कुलस्ते। लेकिन दोनों नामों का तोड़ क्या है? लाल सिंह आर्य को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उनको, एससी वर्ग से आते हैं, लेकिन क्या वो थावरचंद जैसे बड़े नेता की जगह ले पाएंगे? क्या उस तरह की लीडरशिप उनमें है जो अटल जी के साथ भी काम कर लिए हों और वर्तमान मोदी जी के साथ भी काम कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है, उनके सामने ही सरकार बनी है। इसी तरह हम एक चेहरा देखते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते का, जो आदिवासी नेता है, पर जब कभी भी कोई चेहरा सामने आता तो वही चेहरा दिखाई देता है। तो अब बीजेपी को तलाश है, बीजेपी को ही नहीं बल्कि इन वर्गों से जुड़े हुए लोगों को भी अपने नेता की तलाश है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की उन्होंने और ये कहा कि कोई नेता हमें भी दे दीजिए। 30 साल में पार्टी में कोई नया नेतृत्व तो खड़ा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। अब कई तरह के नाम है, चाहे सुमेर सिंह सोलंकी की बात करें जो सांसद है, राज्यसभा से अभी अभी उनको आगे बढ़ाया गया, तो क्या ये इस तरह के नए नेतृत्व को बल मिल सकता है? तो आज यही हमारा मुद्दा है, नेता की तलाश। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। साथ ही 3 मेहमान और मेरे साथ जुड़ेंगे। गोविंद मालू जी है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और दूसरे योगेश यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार है। चलिए संदीप के पास चलते हैं, समझते हैं। संदीप, ये जो लोगों ने मुलाकात की है, जिस तरह की चर्चा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तो क्या वास्तव में अब तलाश है भारतीय जनता पार्टी को एससी और एसटी वर्ग के बड़े नेताओं की? क्योंकि दो चेहरे हमेशा सामने आ जाते हैं, चाहे थावरचंद गहलोत की बात करें या फिर एसटी में हम बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते की। अब बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अज़ा और अजजा को लेकर के कहीं न कहीं कसपकस की स्थिति तो बनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 30 तारीख से इन दो वर्गों में कोई बड़ा नेता या यूं कहें कि बड़ा नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई है, जिसका नतीजा यह है कि 22 फरवरी को इन मोर्चों के प्रतिनिधिमंडल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने गया था। यह बात हालांकि अभी तक दबी रही, लेकिन कहीं न कहीं अब यह बात जाकर के उभरी है। इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की और इन्होंने यह भी कहा कि कोई उनकी तरफ से कोई बड़ा नेतृत्व खड़ा नहीं किया, तैयार नहीं किया गया है भाजपा की ओर से। लिहाजा अब पार्टी को कहीं न कहीं उनके वर्ग से बड़े नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि जो अगर हम पुराने नेतृत्व की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते या थावर सिंह गहलोत की, ये सभी करीब 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और कहीं न कहीं अब ये जो वर्ग है तो युवा वर्ग चाहता है, युवा नेतृत्व चाहता है, और इसीलिए इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी कि कोई ना कोई बड़ा नेतृत्व तैयार किया जाए, युवा नेतृत्व तैयार किया जाए। इसीलिए मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हालांकि सबको आश्वासन दिया है कि आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी और उस पर गौर करके कोई बड़ा चेहरा यहां पर नेतृत्व तैयार किया जाएगा। लेकिन बड़े चेहरों की जब बात आती है तो कोई चेहरा आपको दिखाई देता है? कौन से ऐसे चेहरे नजर आते हैं जिनको जिम्मेदारी मिल सकती है? हालांकि लाल सिंह आर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी उन्होंने अपनी टीम का गठन भी किया है। अब बिल्कुल लाल सिंह आर्य को जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें आदिवासी वर्ग की ओर से, तो सुमेर सिंह रघुवंशी को भी कहीं न कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से तैयार करने की कोशिश कर रही है। जी, तो उनको जरूर कहीं न कहीं तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा भी इसी कोशिश का नतीजा है कि उनको भेजा गया, लेकिन अभी कहीं न कहीं अगर हम बात माने तो यहां पर कहीं न कहीं अभी भी कमजोरी लग रही है। अजा और अज्जा वर्ग यहां पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और उसी का नतीजा है कि यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास उन्होंने कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है। इनकी सोच यह है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले कोई एक बड़ा नेतृत्व खड़ा तैयार किया जा सके, ताकि उनका मार्गदर्शन करे, उनका नेतृत्व करे और उनकी जो बात है वो संगठन तक पहुंचा सके। तो कोशिश यहां पर यह है अजा और अज्जा वर्ग की, इसीलिए यहां पर मुलाकात की गई थी मुख्यमंत्री से। चलिए ठीक है संदीप, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े।
प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही योगेश यादव जी कांग्रेस के लीडर प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गोविंद मालू भी है। प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि जिस वर्ग का साथ मिल गया एससी एसटी का वो सरकार बना लेती है, और कई दफा हमने ये देखा है कि इनके बिना बातें भी अधूरी है। लेकिन जब नेतृत्व की बात होती है तो दो चेहरे सामने दिखाई देते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग से आते हैं और थावरचंद गहलोत। लेकिन बड़े नेता जो नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश या देश में दिखाई नहीं देते भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ मनोज जी, आपकी बात तो सही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह अलग अलग वर्ग के लोगों को आगे लाने की परंपरा नहीं रही है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, आप अगर देखें कि उदित राज कभी बीजेपी में थे, वो बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं। भागीरथ प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया था, जबकि वे कांग्रेस का टिकट पा चुके थे, वे भी अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। एक छोटे लाल जी थे दिल्ली में नेता, जिन्हें कोई याद नहीं करता। डॉक्टर यशवंत सिंह थे जो एम्स के डॉक्टर थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्हें बीजेपी में कोई तवज्जो नहीं है। दिल्ली में ही बीजेपी में हंसराज हंस थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वैसे ऊपरी तौर पर देखें तो बीजेपी में शीर्ष पदों पर ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन कुछ दो चार नेताओं को छोड़ दे। पूरी नेताओं की जमात नहीं है, जबकि ओबीसी वर्ग के बहुत सारे नेता हैं, अन्य वर्गों के बहुत नेता हैं। तो ये कमी तो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी ने कभी इस तरह से कोई अपने नेताओं को प्रमोट नहीं किया। एक और बात मनोज जी, आपको पता होगा कि आरएसएस की पॉलिसी में दलित शब्द का उपयोग वर्जित है। और आरएसएस के नेता दलित शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं है नहीं। संघ के लोगों का कहना है कि एससी है और एसटी है, दलित कोई शब्द नहीं, हम दलित का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीति होती है वो दलितों के नाम पर दलित शब्द के साथ ही होती है। ये इस देश के साथ एक बड़ी विचित्र विडंबना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए मेरे साथ गोविंद मालू जी, 30 वर्षों से हम देख रहे हैं नया नेतृत्व वैसा कोई दिखाई नहीं देता। दो नेता है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा, पर पार्टी को तलाश है। कुछ लोगों ने मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री जी से 22 तारीख को, और ये कहा था कि नया नेतृत्व हमें कुछ दे दीजिए। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नेतृत्व की न केवल तलाश करती है बल्कि उसको प्रमोट भी करती है, उसकी संस्थापना भी करती है और उसको आगे भी बढ़ाती है। आप देखिए, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति की जो सीटें थी वह हमने हमेशा अलग अलग, जैसे अभी उज्जैन में देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ जो लोग थे जो चुनाव लड़े थे मालवी जी, अभी इस बार हमने अनिल फिरोजिया को लड़ाया। तो नए नेतृत्व तय हुआ, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मालवी जी। तो देखिए, नया नेतृत्व तैयार करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी अगड़ी रही है। नागर सिंह ललितराजपुर में नया नेता हमने तैयार किया। कि पुराने हमेशा वही के वही। तो क्योंकि उनके इतने साल हो गए इसलिए उनका नाम ज्यादा है, और ये लोग अब ग्रूम हो रहे हैं, ये लोग अब बढ़ रहे हैं, ये लोग अब नेतृत्व कर रहे हैं नई ऊर्जा के साथ। तो अब ये नई पंक्ति में आगे जब इनको और बड़े पद मिलेंगे तो इनका नाम ज्यादा होगा। लेकिन ये समाज जीवन में इनका अपना अलग अस्तित्व है, इनका अलग पैठ है, ये इनकी रीच अलग है। इसलिए हम नए नेतृत्व की पंक्ति तैयार करते हैं। हम एक ही चेहरा बार बार, जैसे कांग्रेस में और अन्य दलों में होता है कि वही का वही चेहरा, मायावती के पहले, मायावती के बाद वही मायावती, जो केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए वो पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी, वहाँ क्या हालत है। उससे बेहतर, इन सब दलों से बेहतर हालत भारतीय जनता पार्टी की है, जहाँ नया नेतृत्व। थावरचंद गहलोत या फग्गन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जनजाति की बात करते तो एक चेहरा नजर आता है, बड़ा नेता है, 2 बार वो मंत्री भी बन चुके हैं। उसी तरह थावरचंद गहलोत साहब की बात करें तो वो भी बड़ी जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। इनकी जगह कौन से चेहरे ऐसे मुफीद दिखाई देते हैं जो आने वाले दिनों में नेतृत्व कर सकते हैं? वही जगह रिप्लेसमेंट लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ गए कदम। हमने बताया ना कि चिंतामणि मालवी उज्जैन से बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो सांसद थे, अभी उनको उपाध्यक्ष बनाया। अनिल फिरोजिया को इस बार टिकट दिया। वो अंतर सिंह हमारे वहाँ पर अंतर सिंह आर्य हैं, अनुसूचित जनजाति के नेता। अभी जो हमारे जनजाति के नेता गजेंद्र पटेल, उनको सांसद बनाया खरगोन से। पिछली बार सुभाष पटेल थे।
देखिए, नए नेतृत्व को तैयार करने के लिए मौका देना पड़ता है। ये मौका भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों में से लोगों को दे रही है जो नेतृत्व की दिशा में एक बड़े नाम बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी तो योगेश यादव उसमें जी, बड़ा नाम जो आप लोगों की जुबान पर चढ़ जाए मीडिया की या बाकी सबकी, उसमें तो समय लगता है, लेकिन ये इनकी पैठ उन क्षेत्रों में है, तभी तो हम इन क्षेत्रों में विजय का परचम फहरा रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में हो या जनजाति के हो। हमने 28 सीटें जीती, उसमें जाति, अनुसूचित और जनजाति की सारी सीटें हमारे पास है। कांग्रेस के पास क्या है मध्य प्रदेश? खैर ये बात सच है कि आपने कांग्रेस के क्षेत्र में पैठ बनाई है और उस जगह को रिक्त किया है कांग्रेस के लिए, पर आपने अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, ये बात भी सच है। योगेश यादव मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, तलाश है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एससी और एसटी के दो बड़े नेताओं की? देखिए, गोविंद माल्लू जी कह रहे थे कि इस बारे में प्रक्रिया चल रही है या तलाश जारी है, तो उनको ये कहना चाहिए कि तलाश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इस तरीके की कभी भी कोई कवायद नहीं की गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता में राजनीति का मुख्य मार्ग में मापदंड कहलाए। भारतीय जनता पार्टी का जो गुप्त एजेंडा है या आरएसएस का जो गुप्त एजेंडा है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले आपने अल्पसंख्यक के खिलाफ एक वातावरण बनाया, भले ही आप ऊपर से शेर की खाल ओढ़कर चले कि नहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमें परिकल्पना, लेकिन अंदर का एजेंडा जगजाहिर होता जा रहा है अल्पसंख्यक के प्रति। उसी तरह दलितों के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी थोड़े दिन बाद 10 साल बाद एक नई राजनीति शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी में, सवर्ण वर्सेस दलित। ये बात आप तय मानिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो निहित एजेंडा है वो तो सब इसमें समाहित ही है। और जहां तक गोविंद भाई अभी बात कर रहे थे कि हमने इसको अनुसूचित जाति के आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो वो तो आपकी मजबूरी है, फिलिंग द ब्लैंक। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना पड़ेगी और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से ही करना पड़ेगी। आप उज्जैन का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या सामान्य जाति के व्यक्ति को वहां टिकट से चुनाव लड़ा सकते हैं? ये आपकी मजबूरियां बनी हुई है। आपकी मजबूरियां, कोई आपका प्रयास नहीं है। आपका गुप्त एजेंडा अच्छी तरह जगजाहिर है कि आप किस तरीके से दलितों का वो करते हैं। बंगारू लक्ष्मण का क्या शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद? ऐसे मध्य प्रदेश के कितने नेता, दलित नेता और एससी के नेता, वो किस हाथिए पर है? थावरचंद गहलोत मुख्यमंत्री बनने के बहुत प्रबल दावेदार थे, उनको किस तरीके से केंद्रीय मंत्री है वो, दूसरी तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं वो। मैंने बोला ना कि वो एक आवश्यकता है, वो एक आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। ऐसी मजबूरी की जैसे महात्मा गांधी का चित्र लगाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, लेकिन महात्मा गांधी के प्रति उनकी क्या आस्था है ये जग जाहिर है कि वो गोडसे को पूजने वाले महात्मा गांधी को एक मजबूरी के कारण। इसी तरीके से दलित मजबूरी बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग मजबूरी बना हुआ है। और मनोज जी, मैं बहुत होशो हवास के साथ एक बात कह रहा हूं, मेरे बड़े भाई लाइन पर जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिनसे मैंने पत्रकारिता की काखागाज सीखी है, उनके सामने ये वचन देता हूं, 5 दशक का मेरा कांग्रेस का कार्यकाल है, जिस दिन संघ प्रमुख कोई दलित बन जाएगा उस दिन मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। ये मेरा वचन है कि दलित कोई को संघ प्रमुख अच्छा, कांग्रेस में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा क्या? क्यों नहीं बन सकता? बने हैं हमारे सेवा दल में, बने हैं दलित, बने हैं पिछड़ा वर्ग से, बने हैं अभी पिछड़ा वर्ग से हैं, सब जाति से। हमारे वहां तो इस बात की कोई बात ही नहीं रहती है, कोई मुद्दा ही नहीं रहता। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं आपके मंच के माध्यम से कि आप दलित को संघ प्रमुख बना दे, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, 45 साल की राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये एजेंडा संघ प्रमुख, संघ का जहां तक सवाल है, संघ कोई राजनीतिक वो तो है नहीं, वो बात अलग है कि राजनीति को पैदा जरूर कर देता है। नहीं तो आप क्या दे रहे हैं? आप एक बोल रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र की विचारधारा, देश की विचारधारा, लेकिन देश के एक बहुत बड़े तबके को आप उपेक्षित कर रहे हैं। चलिए, आपने मुस्लिम मामले में आपका एजेंडा क्लियर है, दलित और बैकवर्ड का क्या एजेंडा, ये भी आप निहित है, कहीं ना कहीं से छुपा हुआ है। वही है कि आप महात्मा गांधी की तस्वीर मजबूरी में लगाते हैं, इसलिए कि आपकी मजबूरी है। और जितने भी बात कही है अभी आपने, जितने भी कही हम इसको प्रयास कर रहे हैं, वहां से अनुसूचित जाति को जनजाति को कहा जा रहे हैं, तो ये एक राज्य। चलिए, मैं लौट रहा हूँ योगेश जी आपके पास। प्रकाश जी से ही एक टिप्पणी ले लेता हूं मैं। दोनों का आपने सुना प्रकाश जी, सवाल दोनों ही तरफ है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि आप ढूंढेंगे कांग्रेस में तो नहीं मिलेगा आपको कि कौन एससी से था और कौन एसटी था, लेकिन सवाल यही है कि दोनों तरफ तलाश होना चाहिए। पर बीजेपी कुछ नया करती है, ये भी सच है। मनोज जी, बात यह है कि जब ये एससी या एसटी की सीट पर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में किसी को टिकट देते हैं
तो जो निवर्तमान नेता है या जो उस पद पर है, जो रिटायर हो रहा है, उसे दोबारा मौका क्यों नहीं देते? अगर कोई अच्छा नेता है, अच्छा काम कर रहा है, एससी सीट से चुनकर लोकसभा में या विधानसभा में है और उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वो और बेहतर काम कर पाएगा, उसको अनुभव होगा, वो अपनी टीम बना सकता है। अगर हर चुनाव में उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे, क्योंकि एससी का नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि कल तक जो लोग मिस्टर एक्स के साथ थे वो मिस्टर वाई के साथ चले जाएंगे। अब बंगारू लक्ष्मण और फग्गन सिंह कुलस्ते दो ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं बीजेपी के पास, जिन्होंने बीजेपी का नाम कितना रोशन किया ये सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ इस आधार पर उनके कार्यों की गणना नहीं होनी चाहिए। थावरचंद गहलोत जी का जो कद है उसके हिसाब से उन्हें स्थान नहीं मिला है, लेकिन ये सभी पार्टियों में है। शिव भानु सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनाए जाने थे, उनके पक्ष में सर्वाधिक विधायक थे, क्योंकि वो एसटी थे, वो नहीं बने। जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें उप प्रधानमंत्री बनकर संतुष्ट होना पड़ा। तो पार्टियां संविधान की सीमा के तहत जितनी मजबूरी है केवल उतनी ही खाना पूरी कर रही हैं। अपने असली नेतृत्व को आगे लाने के लिए जितनी मेहनतें करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, गोविंद मालू जी, आप सुन रहे थे योगेश यादव जी को, जवाब दीजिएगा। गोविंद मालू जी, चलिए लौटेंगे गोविंद मालू जी के पास भी, लेकिन एक बड़ी बात है, 30 साल में पार्टी को कोई नया नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी, और इस वर्ग में पार्टी के नेतृत्व के संकट से गुजर रही जैसा दिखाई दे रहा है। कई ऐसे नाम है जिनकी चर्चा हम करते हैं। प्रकाश जी जैसा कह रहे थे कि बंगारू लक्ष्मण की बात कर लीजिए या फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लीजिए, देदीप्यमान चेहरे हैं, ऐसे चेहरे जो कहां कहां नहीं दिखे, कहां कहां चर्चा में नहीं आए, और इसीलिए उनका जिक्र करना पड़ रहा है। और मैं समझूंगा गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी, आप योगेश यादव जी को सुन रहे थे, सुन पाए थे? अरे मुझे आवाज नहीं आ रही थी, क्या जी, बताइए क्या? योगेश यादव जी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा यदि संघ में किसी एससी या एसटी के वर्ग का व्यक्ति कोई संघ प्रमुख बन जाए। देखिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। भारतीय जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जो राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता हो और उसको चुनौती। समाज जीवन में काम करना, समाज में समरसता लाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले किया है। ये कहने की बात नहीं, करके दिखाया है। इसलिए संघ प्रमुख ये बन जाए, वो बन जाए, ये सब फिजूल की बातें हैं और ये कुतर्क है। जा सकता है जो लोग कभी कुछ समाज जीवन में काम करते हुए नहीं पाए जाते, उनको क्या मालूम काम कैसे किया जाता है और कैसे समाज में समरसता कायम करने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प चल रहे हैं। इसलिए ये ऐसी चुनौती न तो कोई हमको इसकी हम चिंता करते हैं, ना हम हम इसको मानते हैं, क्योंकि अपनी हमारी एक कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली है, हम उस पर काम करते हैं। और संघ तो इस बात में जाना ही जाता है कि किस तरह से समाज में समरसता कायम हो, और इसके लिए लगातार उन्होंने अनेक प्रकल्पों के माध्यम से भी, अभियानों के माध्यम से भी किए। इतने कांग्रेस ने कभी नहीं किए, इनके सेवा दल ने तो कभी किए ही नहीं और न इन्होंने किए। इन्होंने तो किस तरह से वोट बैंक की राजनीति की ये जानते हैं। तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग क्या समझेंगे तो उनके मर्म को और उनके धर्म को और उनके कर्म को। इसलिए ये कोई वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सेवा दल में भी मौका मिला है, तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए जो SC ST का बन गया। ये पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आके काम करें, भले ही कांग्रेस में रहें, क्योंकि वो राजनीतिक दल तो है नहीं संघ, उसमें तो सब तरह के सब विचार के लोग हैं, उसमें आके काम करें और किस तरह से समाज के क्षेत्रों में और सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता के लिए काम किया जाता है, फिर इसको सीख कर जाएं, फिर अपने यहाँ लोगों को सीख दें। हम नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस छोड़ दें या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, आप रहें कांग्रेस में, बेशक रहें, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप आकर उसकी शाखा में जाएं और उनके अभियानों में शिरकत करें। जी योगेश जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं मनोज साहब कि कांग्रेस सेवा दल में हरि भाई दलित, पिछड़ा वर्ग से प्रहलाद यादव दलित राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में स्थापित हो चुके हैं और बन चुके हैं, उनका कार्यकाल रहा है। सेवा दल में इस टाइप की कोई बात ही नहीं रहती है। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सवाल, संघ का सवाल है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हम में ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं उस अधिनायकवाद के जो शिकार है आप,
एक आप एक उसकी व्यापकता कीजिएगा ना, आप पूरी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, आप एक लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आप देख लीजिए जब से 1925 से जब से संघ की स्थापना हुई आज तक के, अब उनके संघ प्रमुख की लिस्ट देख लीजिए, आपको निश्चित हो जाएगा। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस की बात हो जाए, संघ की तरफ हम जाएंगे तो मामला दूसरी तरफ चले जाएगा। मैं आपसे नहीं, गोविंद मालू जी की इस बात का सिर्फ ये जवाब देता हूं कि आप कल दलित प्रमुख चुन लीजिए, परसों में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जाकर वहां पर उनको उनके कैंप को अटेंड कर लूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन दलित संघ प्रमुख आप घोषित कर दीजिए। आप संघ का एजेंडा क्या रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर के आप जानते हैं, विद्वान जुड़े हुए प्रकाश हिंदुस्तानी की बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या अवधारणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है, इसमें कुछ बोलने की बात है? इनका जो अंदरूनी एजेंडा है। लेकिन योगेश जी ये तो मानेंगे कि आप कभी एक दौर आप लोग का रहा करता था जहां पंजा आता था वहां एससी और एसटी वर्ग आपके साथ खड़ा होता था, धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र में पैठ लगाई। अब नेतृत्व की कमी है तो नए युवा सामने आ रहे, हो सकता है नेतृत्व भी मिल जाएगा। देखिए, कांग्रेस में एससी एसटी नेतृत्व की तो कोई कमी नहीं, ये बात मैं स्वीकार करूंगा कि हमारा कम्युनिकेशन कमजोर रहा, हमारी संपीड़न शक्ति कमजोर रही। हम उन वर्ग को यह नहीं बता पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है, ये हमारी कमजोरी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मौन है, मौका आने पर हम ये बातें कहेंगे और वो अपने आप ही चेहरा सामने आता जा रहा है। कल अल्पसंख्यक के मामले में चेहरा सामने आया है, जो अल्पसंख्यकों को भ्रम पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश में हम लोगों के साथ नहीं गई, कांग्रेस के साथ नहीं गए, आज उनको लग रहा है कि कांग्रेस से मुख्य धारा। कल यही बात दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ आएगी, आज पिछड़ा वर्ग और दलित भ्रमित है, कुछ लोग भ्रमित है, उनको नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का एजेंडा क्या है। जब वो जिस दिन स्पष्ट होगा स्वतः ही अपने आप ही चक्र चलता है, ये तो काल चक्र है, काल चक्र घूम कर आता है, वापस आता है और अपना समय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। गोविंद मालू जी, काल चक्र चलेगा क्या? नए लोगों को मौका मिल जाएगा और जिसकी तलाश है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, नए का मतलब ये नहीं होता है, प्रारंभ होना चाहिए। नए और पुराने का अर्थ कुछ नहीं होता है, नेतृत्व होना चाहिए। गोविंद मालू जी जवाब दीजिएगा। कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हम लोग जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम काम के आधार पर और समाज में समरसता कायम करने के आधार पर राजनीति करते हैं। वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो जातिगत आधार का विरोध ही करता है प्रारंभ से ही, और कभी भी छुआछूत को नहीं माना उन्होंने, दलितों को अलग नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने जगजीवन राम के क्या हाल रहे ये इनसे पूछो, क्यों छोड़ी उन्होंने कांग्रेस? रामधन, कृष्णकांत जैसे कई सारे लोग हैं जो दलित समाज से आते थे, उनका क्या आश्रय किया? ये कांग्रेस के नेताओं से पूछो, उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जगजीवन राम को? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बस इसके अलावा चौथी बात क्यों नहीं सोची? कि देखिए, ये सब बातें हम भी कर सकते हैं, लेकिन इनका आंतरिक मामला है, इनको चाहे जो करे। लेकिन ये दलितों के प्रति झूठा प्रेम, झूठे घड़ियाली आंसू इन्होंने बहाए आजादी के बाद से और बाद तक। अंबेडकर जी की बात करते हैं, इनकी गंदी जुबान से अंबेडकर जी की बात शोभा नहीं देती। अंबेडकर जी को इन्होंने जिस ढंग से हराया नेहरू ने खड़ा करके कांग्रेस का उम्मीदवार, और अंबेडकर जैसे व्यक्ति को चुनाव में हराने की सबसे बड़ा पाप। सर प्रकाश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा छोटी सी, कि आखिर क्या लग रहा है जो 30 साल से पूर्ति नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या ऐसा लगता है कुछ नए चेहरे, चाहे हम सोलंकी की बात करें जो खरगोन से जिन्हें राज्यसभा पहुंचाया गया, तलाश में है भारतीय जनता पार्टी? दरअसल एससी और एसटी वर्ग के नेताओं को जिस तरह का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिस तरह का आगे बढ़ाने की कोशिशें होनी चाहिए थी, पार्टी के नेतृत्व ने वो कोशिशें नहीं की। वरना आज कहीं ज्यादा प्रखर नेता हमारे सामने खड़े होते। जयस इसका उदाहरण है कि न तो बीजेपी ने इस तरफ ध्यान दिया, न कांग्रेस ने ध्यान दिया, तभी जयस जैसे संगठन खड़े हुए और आज अच्छी स्थिति में है। मनोज जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की तलाश है और वो चाहते कि नया नेतृत्व मिले, और बीजेपी हमेशा इस पर काम तो खैर करती रही है, नए लोगों को मौका दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक नए युवा के हाथ में है और वो भी यही शायद चाह रहे होंगे कि आखिर कौन होगा जो 30 साल में नहीं हो सका, वो अब दिखाई देगा। लेकिन थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे वरिष्ठ नेता
क्या इनकी जगह कोई खोज पाएगी भारतीय जनता पार्टी या किसी नए चेहरे को खड़ा कर पाएगी? नजर इस पर रहेगी। नेता की तलाश। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनी टाइम।